कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के यानी फिजिक्स, है ना। भौतिक विज्ञान का ये दूसरा नंबर एक्सरसाइज है जिसे प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। पहला नंबर एक्सरसाइज प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पहले ही 2-3 पार्ट में क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग पहले पार्ट में आए हैं प्रकाश के अपवर्तन लेकर के, जो 2 नंबर एक्सरसाइज है और ये फिजिक्स का है यानी भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान के दूसरे नंबर एक्सरसाइज को बहुत ही मजे से बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं। इसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं अंग्रेजी में। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी 10वें क्लास का एक क्लास चला रहा है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको अगर देखें तो बिल्कुल शुरुआत करेंगे। जो सबसे पहली अगर बात समझे तो हम लोग अगर कहा जाए तो पहले नंबर जो एक्सरसाइज पढ़ाए थे उसमें आपको बताए होंगे प्रकाश आखिर कहते किसको है। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं तो इसमें आप प्रकाश के बारे में बिल्कुल जानना जरूरी है, जिसमें हम पहले ही क्लास में आपको बताए हैं प्रकाश आखिर कहते किसे हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। और उसी में आपको बताए थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश से सूर्य के प्रकाश की विटामिन डी प्राप्त होती है और प्रकाश जो होते हैं हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के किरण पुंज से लेकर के प्रकाश के वस्तु की बात बताए थे कि वस्तु भी कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के जो प्रकाश पार करते हैं उसके आधार पर 3 प्रकार के, एक पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। पारदर्शी उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश आर पार आसानी से होता है, उसे पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। और अपारदर्शी जिस वस्तु से प्रकाश पार ही नहीं होता है, वापस लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। और जिससे कुछ मात्रा में पार होता है, कुछ मात्रा में पार नहीं होता है, उसे परभासी बोलते हैं। जैसे में कुहा, धुआं या तेल से भींगा हुआ अगर कुछ बर्तन हो इसे हम परभासी बोलेंगे। अपारदर्शी के मतलब ईंटा पत्थर जो हो गया, लोहा लकड़ हो गया, ये सारे के सारे अपारदर्शी हो गए। पारदर्शी के मतलब अगर कहेंगे तो पारदर्शी मतलब आर पार आसानी से हो जाता है प्रकाश, उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पानी, हवा, यहाँ तक कह सकते हैं कोई ऐसा शीशा हो या प्लास्टिक भी कुछ ऐसे होते हैं, यानी चिमकिल जिसे लिफाफा कहे वो भी आपका हो जाता है, जो आर पार बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक जो चिमकिल होता है उससे भी प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, ये भी आपका पारदर्शी में आएगा। और आपको इसी चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या है ना। चलिए कोई बात ना, लेंस के बारे में शुरू करेंगे कि लेंस आखिर क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके भी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में सारे डिटेल जानेंगे कि लेंस से कितने प्रकार के कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। हम लोगों तो पहले जो पढ़ चुके हैं वो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि दर्पण जो शीशा होता है, आईना होता है, आईना से भी प्रतिबिंब बनता है। जो हम लोग अपने नाक, मुंह या किसी चीज को देखते हैं उसे दर्पण होता है, जिससे हमें क्या देखते हैं, फोटो इमेज तैयार होता है। और आपको बता दें कि लेंस से भी इमेज तैयार होते हैं। वो किस प्रकार के इमेज, कितना बड़ा छोटा कैसा इमेज होता है, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। जो प्रकाश का परावर्तन वो होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जो होता है आपतित किरण, यानी आपतित किरण आया और किसी बिंदु के किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, पर क्या प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन इसमें वो ये नहीं होता, प्रकाश का अपवर्तन ये सीधे आर पार हो जाता है और किसी भी पदार्थ से सदम पूरा का पूरा सीधा आर पार अगर हो जाए, समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन है। अब सुनिए, इसका परिभाषा से अगर जानते हैं तो ये हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो आपको आंसर में अगर बताएं तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर, किसी एक माध्यम पर, जब भी प्रकाश का किरण, मान लीजिए प्रकाश का किरण आ रहा है और एक माध्यम यहाँ पर रखा हुआ है, कोई माध्यम हो सकता है, अवतल उत्तल कुछ हो सकता है, अवतल उत्तल समतल कैसा भी हो सकता है, कोई भी माध्यम से एकदम दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, इस माध्यम में आए और इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, इस माध्यम से, इस वाले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो वो अपने पथ से विचलित होते हैं, अपने पथ से जिस रास्ता से जाता रहता है उससे थोड़ा बहुत इधर उधर मुड़ जाती है, अपने रास्ता को इधर उधर मोड़ लेती है। तो जो अपने पथ से विचलित होती है ना, उसी विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी विचलन को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। कभी भी देखिएगा, जिसे प्रकाश का परावर्तन में देखे थे कि एक समतल सतह होता है, एक तरफ से आपतित किरण आती थी और दूसरे तरफ लौट करके जाती थी, यानी आने वाले से एकदम लौट जाती थी, है ना, दूसरे तरफ मुड़ जाती थी, दूसरे कोण से मुड़ जाती थी।
तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, लेकिन उससे कुछ हट के होता है। ये आर पार सीधे हो जाता है। कोई एक दर्पण हो या कोई भी एक प्रकार के लेंस अगर इस तरह से हो और आपतित किरण आती है और दूसरे माध्यम में जाएगी तो सीधे नहीं चले जाएगी, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे मुड़ जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस नॉर्मल भाषा में याद रखिए कि किसी पारदर्शक वस्तु पर आपतित किरण पड़ती है तो अपने रास्ता से मुड़ जाती है, और उसी मुड़ने वाले जिस घटना को, मुड़ने वाली घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुड़ने वाली घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे अगर बढ़े तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों में सेम टू सेम दो ही नियम होते हैं। क्या होता है? आपतित किरण, उसके बाद लौटने वाला जो किरण होता है, परावर्तित किरण नहीं, निर्गत किरण इसको बोलते हैं। आपतित किरण, आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण निर्गत किरण होता है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात कहें कि आपतन कोण और निर्गत कोण कि दोनों का मान बिल्कुल सेम होता है, आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर वैसे ही जानेंगे। क्या जानेंगे? कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है, जिसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात समझिएगा, आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम जो बताने वाले थे वो बिल्कुल आप लोग याद रखिए। जो क्या बताने वाले हैं, जरा सुनिए। कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम कहते हैं, या कह सकते हैं बहुत अच्छे से, साइन आई बटा साइन आर बराबर एक अपवर्तनांक या एक नियतांक होता है। बहुत अच्छे से दिखेंगे। क्या कहेंगे कि इसे हम जो एक नियतांक होता है, नियतांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। यानी अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, इसके बराबर। कथा के नोट में प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहा जाता है, यानी साइन आई बटा साइन आर को एक स्नेल के नियम भी कह सकते हैं, और स्नेल के नियम को ही एक अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? एक अपवर्तनांक कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एक अपवर्तनांक। क्योंकि स्नेल के नियम इसलिए कहेंगे क्योंकि स्नेल के नियम का खोज एक स्नेल नाम के वैज्ञानिक किए थे। किसने किया था? स्नेल नाम के वैज्ञानिक किए थे। बिल्कुल याद रखेंगे। अपवर्तनांक के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम स्नेल है। क्या है? स्नेल नामक वैज्ञानिक किए थे इस नियम का खोज। आगे अगर बात करें तो स्नेल नियम, जो स्नेल का नियम है, तो इस नियम का खोज स्नेल नाम के वैज्ञानिक 1621 में किए थे। कब किए थे? 1621 में किए थे इस नियम का खोज, स्नेल के नियम को, अपवर्तनांक को। इसके बारे में अगर जाने हम लोग तो ये बिल्कुल जानेंगे कि प्रकाश के माध्यम, प्रकाश में माध्यम भी होता है। माध्यम कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई वस्तु हो जाए, इधर से प्रकाश डाले और इसको में पार करके निकल जाए। एक माध्यम तो ये हवा वाला हो गया, एक माध्यम ये वाला हो गया, जो आपका एक दर्पण की तरह हो, लेंस की तरह हो। कोई पारदर्शी माध्यम होता है, हमेशा याद रखिए, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम जिससे पार हो गया, तो ये नियम जो हो गया, एक माध्यम हो गया, एक माध्यम हो गया ये खुला वाला। हो सकता है कि आप पानी में डालें प्रकाश, लाइट हम टॉर्च बारे, लाइट बारे, वो पानी में बार रहे हैं, कांच में बार रहे हैं, शीशा में बार रहे हैं, या हो सकता है हीरा में बार रहे हैं। हम गंदे पानी में बार रहे हैं, स्वच्छ पानी में, साफ पानी में बार रहे हैं। कहां पे बार रहे हैं? हम बिल्कुल हवा में बार रहे हैं लाइट को। तो एक माध्यम हो गया। एक तो निर्वात जहां हवा है ही नहीं, और एक निर्वात के बाद एक होता है हवा में, डायरेक्टली हवा में जहां पे वायु हो। इस सभी जगह वायु है, ऐसा नहीं कि ये निर्वात है। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, निर्वात और वायु दोनों की अगर अपवर्तनांक की बात करें, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होता है, लगभग में सेम होता है, थोड़ा बहुत की बात है।
जो आगे पीछे होता है, लेकिन सारे के सारे लगभग में सेम होते हैं। अब यहाँ पर क्या समझेंगे कि माध्यम दो होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। माध्यम कितने होते हैं? दो होते हैं, एक को सघन माध्यम, एक को विरल माध्यम कहेंगे। सघन मतलब एवं सब चीज मिला हुआ रहे, या कह सकते हैं सघन मतलब ये होता है जो बिल्कुल गहरा हो। सघन मतलब सब कुछ हो, विरल मतलब कुछ भी ना हो। नहीं तो नॉर्मल याद रखिए, सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है और विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं होता है ना, बिल्कुल खूब होता है। सघन माध्यम में प्रकाश के चाल कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश के चाल ज्यादा होते हैं। क्या होता है? ज्यादा होता है, कोई रुकावट नहीं होता है, बहुत तेज होता है। आगे देखेंगे सघन माध्यम, कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। बस नॉर्मल बात है, एक लाइन में परिभाषा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होती है उस माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे। नॉर्मली एक और परिभाषा सिखाते हैं, क्या? कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम के अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। एक बार में दोनों परिभाषा खत्म, सघन और विरल दोनों। ये हम डायरेक्टली अंतर की तरह आप कर सकते हैं। वैसा प्रकाश में बताएंगे कि वैसा माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल की अगर बात करें, प्रकाश की चाल कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे? सघन बोलेंगे। और जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम हो उसे विरल बोलेंगे। याद रखिए, चाल अगर कम रहेगा तो अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा, अपवर्तनांक कम रहेगा तो चाल ज्यादा रहेगा, उल्टा होता है यहाँ पर। अब सुनेंगे क्या? अब एग्जाम्पल देखिए कि हवा की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। हवा बिल्कुल खाली है, यहाँ पर आप दौड़िए ना कम भार पड़ेगा, लेकिन कांच में दौड़ नहीं पाएंगे आप। पैर अगर नीचे भी कांच रखा हुआ, वो पैर में छाला पड़ जाएगा, खून हो जाएंगे। ऐसे दौड़ के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इतना ही से याद रखिए, कांच सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम है क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल धीरे धीरे होगा, और निर्वात जो है वो विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? तेजी से होगा। नॉर्मल। चलिए अगली परिभाषा जो हम बताए, ये बताने की शायद जरूरत ना पड़े, विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, या जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है कम होता है। अगर ज्यादा रहे प्रकाश की चाल तो अपवर्तनांक कम, और अगर प्रकाश का चाल कम तो अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा। और जब अपवर्तनांक कम रहेगा तो विरल माध्यम रहेगा, और ज्यादा रहेगा तो सरल माध्यम रहेगा। अगर चाल ज्यादा रहेगा तो विरल माध्यम रहेगा, अगर चाल कम रहेगा तो सरल माध्यम रहेगा। चाल कम रहेगा तो सरल, और चाल ज्यादा रहेगा तो विरल। बस इतना ही अगर जाने, उल्टा कर दीजिए उसकी। कांच के सापेक्ष हवा की चाल, कांच के अपेक्षा हवा कांच में कम होता है इसीलिए एक सघन है, और हवा में ज्यादा होता है इसीलिए हवा जो है विरल है। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, मान लीजिए ये कांच रखा हुआ है बाबू इस तरह से, और यहां से जैसे प्रकाश आएगा तो सघन माध्यम से विरल माध्यम से, ये विरल हवा वाला माध्यम हो गया, विरल है, ये आपका हो गया कांच। क्या हो गया? कांच हो गया, है ना। इधर पर हवा की बात करें, हवा हो गया। हवा विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। नाम लिख लीजिए, विरल, है ना। और ये आपका हो गया सघन हो गया। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने के बाद बताइए क्या घटना घटती है।
ये हम बता रहे हैं आपको। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब ये जाती है ना तो ये किरणमा जो जा रही है किरण, ये सीधे नहीं निकलता, ये मुड़ जाती है, इसके तरफ मुड़ जाती है। ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ जाती है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मुड़ जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे कि ये अभिलंब, और अभिलंब आपको पता होना चाहिए, अभिलंब बिल्कुल ये होता है, अभिलंब आपका है, अभिलंब बिल्कुल याद रखिएगा। अभिलंब बोलेंगे इसको, बोलेंगे ये आपका अभिलंब हो गया जो ब्लू वाला, इधर इसके साइड में, इसके पक्ष में मुड़ जाती है, ना कि इससे दूर हटती है, मुड़ती है। क्लियर? तो ये नीचे की ओर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कौन? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब। अगली बात समझेंगे कि आपतन कोण जो आई है, आई का मान अपवर्तन कोण आर का मान से बड़ी होती है। यानी कि आई का मान है, ये ऊपर वाला को हम लोग आई बोलेंगे, बिल्कुल याद रखने वाली बात है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये ऊपर वाला को आई बोलेंगे और नीचे वाले को आर बोलेंगे। ये आई का मान जो है आर के मान से बड़ा, ये क्या है, बड़ा हो जाएगा। ये मुड़ गया, अगर ये सीधा निकल जाता तो ये बराबर होता, लेकिन ये नीचे में मुड़ जाता है, इसीलिए ये छोटा होगा। आर का मान क्या होगा? छोटा होगा। आई के मान से, आई के मान से आर का मान जो है बिल्कुल छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। इतना याद रखिए। अगली बात समझेंगे। अगली बात देखिए क्या कहता है। अगली बात जो कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, निर्वात मतलब खुला में, हवा बिना हवा हुआ कुछ नहीं हो वहां पे, उसको निर्वात बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 2,99,790 किलोमीटर, 90 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका चाल है। आप लगभग में कह सकते हैं कि 3 लाख के लाख, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर घंटा है इसकी चाल, 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। आप कभी दिमाग में न लड़ाइएगा कि सर जी लाख में तो 5 जीरो होता है तो 10 के पावर 5 हो जाएगा, यहाँ 8 है। बाबू यहाँ पर किलोमीटर है, घंटा है, और यहाँ पर मीटर और सेकेंड है। ये भी आप जोड़िएगा, किलोमीटर अगर मीटर से किलोमीटर में चेंज किया था 3 जीरो बढ़ता है, 5 3 8 जीरो हो जाता है, यानी कि 10 के पावर 8 फिर हो जाएगा इसमें भी। सही है? चलिए बिल्कुल याद रखेंगे। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है 3 लाख, इसको आप लगभग में मानिए 3 लाख है, 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। ये आप कह सकते हैं कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो पानी में चाल देखेंगे, पानी में कम होता है, हवा निर्वात यानी कि निर्वात और हवा की अपेक्षा पानी में कम होता है। यहाँ 2.25 लाख किलोमीटर पर होता है पर घंटा, 2.25 लाख किलोमीटर पर घंटा होता है, क्या में? पानी में। और बात करें कांच में तो कांच में ओकरों से कम होता है, 2 लाख किलोमीटर पर घंटा होता है। क्या? 2 लाख किलोमीटर पर घंटा, याद रखिएगा। 2 लाख किलोमीटर, किलोमीटर पर घंटा। या आप ऐसे अगर लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका निर्वात में, जो निर्वात में ऊपर में लिखा हुआ है। क्या कहता है? देखिए इस पॉइंट को भी देखिए, नोट में पॉइंट आपका आ गया। हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है, बराबर होती है। हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग में समान होती है, बराबर होती है। इसीलिए हवा या निर्वात में प्रकाश के चाल को हम 3 लाख किलोमीटर पर घंटा लिख सकते हैं, या 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये दोनों का प्रयोग हम बिल्कुल किया जाता है, कर सकते हैं। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। क्लियर? चलिए अगला देखेंगे। अब अगली नंबर पॉइंट जो कहता है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन में हो, पहले विरल माध्यम में था और सघन माध्यम में गया था, और उल्टा जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, प्रवेश करती है, तब घटना क्या घटता है जी बताइए। कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। कहता है कि देखिए ये हमारा कोई वस्तु है बाबू, और ये आती है तो ये बिल्कुल ऐसे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे बिल्कुल पार होता है, बिल्कुल नहीं पार होता है, ये थोड़ा सा हट जाता है, और यहाँ से बता दे कि यहाँ से फिर ये मुड़ जाता है, दूर हट जाता है। क्या होता है? दूर हट जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अविलंब की ओर सट जाता है, सघन से विरल में जाता है
बिल्कुल याद रखिए, सघन से विरल में जाता है तब हट जाता है। आप विरल से सघन में जाता है तो सट जाता है। बिल्कुल नाम पहले सुनिए, सघन से विरल में जाएगा, सुनिए, स से बी में जाएगा तब हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। देखिए याद रखिए, स से बीज में जा रहा है बाबू, स में जाएगा, सघन में, स माने सघन, स माने सट जाएगा। याद रखिएगा, इसको याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। सघन में जा रहा है, विरल से जाएगा तो सघन में जाएगा, सघन में जा रहा है तो सट जाएगा। किसको में? अभिलंब में। सघन में जाएगा तो सटेगा अभिलंब में, सघन में सटेगा, सघन में सटेगा, विरल में हटेगा, विरल में हटेगा। याद रखिएगा, समझ में शायद आ गया होगा। क्या समझेंगे कि जब विरल से सघन में जा रहा है सटेगा अभिलंब में, और जब सघन से विरल में जा रहा तब विरल में हटेगा, सघन में सटेगा, विरल में हटेगा। दूसरी बात, ये पूरी तरह से याद हो गया होगा, अब शायद याद करने की जरूरत ना पड़े। आगे समझिए ये बात, जब सटता है और हटता है तब आई का मान छोटा यहाँ पर हो जाता है। कब? जब सघन से विरल में जाता है तब आई छोटा, और जब सघन में आता है तब आई बड़ा हो जाता है आर से। क्लियर? चलिए अगला देखेंगे। अब अगली जो पॉइंट कहता है, देखिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये अगर समझे तो समझिए कि आपका फिजिक्स का दूसरा एक्सरसाइज आधा आप समझ गए। क्या है जे सुनिए, कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में, सघन माध्यम से दूसरा, कोई भी विरल माध्यम में जाए या कोई भी माध्यम, कभी भी ये काम होगा तो दो माध्यम में होगा, एक सघन एक विरल। कहता है सघन से दूसरे माध्यम यानी विरल माध्यम में प्रवेश करती है या दूसरे माध्यम से पुनः अपने माध्यम में आती है। सुनिए, सघन से ये सघन से विरल है ना, सघन है आपका सघन, सघन, अरे आपका विरल है, विरल, फिर नीचे आ गया विरल, विरल। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? जी सुनिए, कहता है कि जब सघन से विरल से सघन में आता था ये इस तरह से मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, यानी इसको जाना चाहिए था ऐसे, चले जा रहा है ऐसे, नीचे मुड़ के ऐसे, ये आपका आना चाहिए था ऐसे। तो बिल्कुल यही आपका बात करता है। जब विरल, देखिए सघन से विरल में दूसरे माध्यम में, विरल में जाता है और विरल से सघन में आता है तब दूसरे माध्यम से पुनः अपने माध्यम में बाहर निकल जाती है, तब अपवर्तनांक की घटना क्या घटती है, जे सुनिए। कहता देखिए, जब ये विरल से सघन में आता है तब अभिलंब की ओर सट जाता है, और जब विरल में जाता है तब हट जाता है। अब यहाँ पर जो हटेगा तो ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेगा, क्या कि यहाँ पर अभिलंब भी तो देना है। क्या देना है? अभिलंब देना है। और अभिलंब क्या होगा? ये आपका आई हो जाएगा, नीचे आर हो जाएगा, है ना, ये आपका आई हो जाएगा और ये आपका आर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि आई और आर का जो मान होता है दोनों के दोनों आपका सेम होता है। इसको जो बाहर निकलने वाला जो किरण होता है जिसको निर्गत किरण कहते हैं, आने वाला किरण को इस माध्यम पे जो आ रहा है किरण था, आने वाला किरण आपतित किरण होता है, आने वाला किरण आपतित किरण होता है, और इसमें ये मिला रहे और मिलकर के ये माध्यम से बाहर जो निकल गया तब बाहर निकल रहा है निर्गत किरण, निकल रहा है निर्गत, निर्गत, समझिए, निकल रहा है निर्गत किरण हो गया। कौन किरण? निकल रहा है बाहर, तो निकल रहा है निर्गत किरण हो गया। आने वाला आपतन किरण, आने वाला आपतित किरण, आने वाला आपतित किरण, निकलने वाला निर्गत किरण। बस इतना ही समझना था। आप देखिए क्या क्या समझना है। जो निर्गत किरण, आपतित किरण तो समझ गए होंगे, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण जो होता है आपतित किरण कहलाती है। निर्गत किरण किसे कहते हैं वो समझिए। कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से, मान लीजिए कि एक आपका माध्यम दिया हुआ है और जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो इस तरह से इंधन में मुड़ जाएगा और मुड़ करके बाहर निकलती है, बाहर निकल रहा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया और दूसरे माध्यम से ये दूसरा माध्यम से तीसरा माध्यम है, यानी पुनः अपने ही माध्यम में आ गया, पुनः अपने ही माध्यम में आते हैं, यानी कि विरल से विरले में आ रहा है, विरल में आ रहा है। आइए आपका सघन है, याद रखिए सघन है।
तब विरल से विरल में आ रहा है, यानी पुनः अपने ही माध्यम में निकलती है, तो उससे यानी उस किरण को निर्गत निकल रहा है ना, निर्गत किरण कहलाता है। इसी को हम निर्गत किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत किरण, निर्गत किरण, है ना। और इसके द्वारा जो बना कोण होता है इसको हम निर्गत कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। और उसका भी परिभाषा जानिए, निर्गत कोण क्या होता है? निर्गत कोण। निर्गत कोण किसे कहेंगे? कि निर्गत कोण जो होते हैं, निर्गत किरण तथा अभिलंब, देखिए निर्गत किरण, निर्गत निकलने वाला किरण निर्गत, और ये सामने वाला जो अभिलंब, लंब अभिलंब, ये दोनों के बीच वाले कोण को निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहता है? कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत या विचलन कोण कहते हैं। और इसे ई द्वारा, यानी कि ये जो ई है इसके द्वारा सूचित किया जाता है, संकेत किया जाता है, दर्शाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे अगर बढ़े तो ये देखेंगे हम लोग पार्श्व विस्थापन। अब पार्श्व विस्थापन क्या होता है आपको समझाते हैं। ये आपका कोई माध्यम हो गया, मान लीजिए ये हमारा माध्यम कोई है, और कोई इधर से आपतित किरण आ रहा है, आपतित किरण आ रहा तब जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये जाता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये चला जाता है नीचे, और नीचे आने के बाद फिर ऐसे जाता है। अब ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, आगे में है, क्योंकि इसको आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ करके ऊपर में इधर गया है। अब ये दोनों के बीच की बात बताएं हम आपको, तो यही बात आपको बताने चाह रहे हैं, जो सुनिए ध्यान से, कि ये दोनों जो रेखा होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये दोनों आपस में समानांतर होते हैं। क्या होते हैं? समानांतर। और जब समानांतर होते हैं तो दोनों के बीच के आपतन, दोनों के बीच के लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच के लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन। समझिएगा, कहता है आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, आपतित किरण है ना, ये आपतित हो गया, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया निर्गत किरण, निर्गत किरण, बिल्कुल याद रखेंगे, निर्गत किरण। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, के बीच में लंबवत दूरी को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं, और इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कौन द्वारा? डी के द्वारा सूचित किया जाता है। कहता है आपतन कोण निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल ये आपको याद रखना है। ये आपका हो गया क्या बाबू? ये आपका हो गया अभिलंब, बिल्कुल इतना ही याद रखिएगा। ये आपका हो गया अभिलंब, ये जो खड़ा वाला जा लाइन हो गया ये आपका अभिलंब है, यहाँ पर ये आपका अभिलंब हो गया। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं बाबू। यही तो हमें क्या चाहिए था, और ये हमें बिल्कुल तरह से मिल गया है। क्या हो गया है? मिल गया है। तो इसी को हम लोग देखते चलेंगे। क्या है? कि आपतन कोण और निर्गत कोण, आने वाला कोण और जाने वाला, बाहर निकल के जाने वाला कोण, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहता है आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, यानी कोण आई बटा बराबर कोण ई। ई निर्गत कोण को ई द्वारा सूचित करते हैं, निर्गत कोण को, बाहर निकलने वाला कोण ई द्वारा सूचित करते हैं, यानी आई और ई दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। आपतित किरण और बाहर निकलने वाला निर्गत किरण दोनों आपस में समानांतर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपस में समानांतर होते हैं। क्लियर? चलिए आगे अगर बढ़े हम लोग तो ये देखते चलेंगे पार्श्व विस्थापन के कोई गुण भी होगा। पार्श्व विस्थापन तो समझ गए कि दो आपस समानांतर में दोनों के लंबवत दूरी होता है, जो पार्श्व विस्थापन होता है। इसका गुण भी कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है जी। पार्श्व विस्थापन कांच के स्लैब मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। जितना मोटाई के इसका रहेगा कांच, जितना मोटाई का कांच रहेगा उसके सदैव क्या होते हैं? सीधा समानुपाती होता है। और इसकी बात समझिए, पार्श्व विस्थापन आपतन कोण सीधा समानुपाती होते हैं। पार्श्व विस्थापन होता है आपतन कोण का सीधा समानुपाती होते हैं। पार्श्व विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है, और पार्श्व विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा समानुपाती होता है। कैसा होता है? उल्टा समानुपाती होता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा आ गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद आप लोग एक क्वेश्चन के बारे में कभी सोचे भी होंगे, घर पे कभी रहते होंगे तब, या कहीं बाहर इधर उधर अगर गए होंगे और पानी के साथ में देखे होंगे, या आकाश में तारे टिमटिमाते वगैरह कुछ देखे होंगे, तब आपको ध्यान में आया होगा।
आप पानी के बाल्टी में आप या पानी के किसी पात्र में बर्तन में आप हाथ को रखिए या आप उसमें अगर एक आध पैसा सिक्का अगर चला जाए आप ऐसे झांक करके देखिए तो बाल्टी के जो नीचे वाला पेंदी होता है तली होता है वो आपको उठा हुआ नजर आता है। जब पानी उसमें भरा हुआ रहता है तब लगेगा कि इस पानी में गहराई बड़ी हुई कम है, बहुत कम है। या आप नदी में जाकर के देखिए जहाँ साफ स्वच्छ पानी होता है दिखने में लगेगा कि बस इसमें इतना भर पानी है, एकदम ये घुटने भर पानी है। आज जब उसमें पैर डालिए तो गट से अंदर चल जाइएगा। ये आपको किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नॉर्मल एक बार में याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आए तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो देखिए सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे। कहता है कि जब देखिए कोई बाल्टी है और बाल्टी में एक पेंसिल डालिए ना और इधर से देख रहे हैं तो आपको सीधा दिखाई देगा, उधर से देखिएगा आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। और दूसरी बात कि छोटा दिखाई देगा। मुड़ा हुआ तो दिखाई देगा ही देगा, छोटा भी दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? या पर नीचे वाला जो तली होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों देता है उसकी बात समझिए। कहता जब पेंसिल की नोक को जब रखिएगा ऐसे करके तो उससे प्रकाश आता है जो हमारी आंखों पर पड़ती है। उस पर से प्रकाश आती है और हमारी आंखों पर पड़ती है। तो कहता है उससे प्रकाश आ रही है और प्रकाश का जो किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है? जाती है। तो अपवर्तित किरण को उसके विपरीत दिशाओं पर ले जाइए। अपवर्तित मतलब आने वाले किरण की, अपवर्तित किरण मतलब लौट कर जाने वाली किरण है, यानी उधर से वापस होने वाली। तो अपवर्तित किरण को क्या करती है? विपरीत दिशाओं में ले जाने पर। विपरीत दिशा, जैसा नहीं कि ऐसे रखे तो ऐसे ही दिखेगा तो उल्टा दिखेगा, टेढ़ दिखेगा, नहीं उधर से उधर रखा हुआ है तो इधर से देखिए तब आपको टेढ़ नजर आएगा, है ना। बिल्कुल उल्टे दिशा में देखिएगा या थोड़ा सा आप कोना एंगल को चेंज करके देखिए तब आपको साफ साफ पता चलता है। कभी कभी कहिए कि एंगल्स के कैसे देखेंगे, सामने से क्यों नहीं देख सकते? आप कभी क्रिकेटर खिलाड़ी को देखे होंगे, उसमें दो आपको दिखेगा, दो जो अधिक ऑर्डर देने वाले होते हैं, इशारा बताने वाले जो होते हैं वो आपको दो दिखते हैं। एक तो जो बॉलर के सामने होता है वो होता है जो इशारा करता है, एक बॉल दो बॉल जो गिनती करते रहता है, आउट हुआ ना हुआ जो सामने से दिखा वो। एक जो होता है उसके लेफ्ट या राइट साइड होता है, क्योंकि एक ही आदमी दोनों एंगल को नहीं देख सकता है सेम टू सेम। वो सिर्फ सामने वाले को देख सकता है, दाएं बाएं को देख सकता है, और जो दाएं बाएं वाले हैं वो आगे पीछे वाले को देख सकते हैं, इसीलिए दो होते हैं। अब यहां भी वही समझिएगा, आप सीधे से देखिएगा सीधा दिखेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एंगल टेढ़ करके देखिए आपको बिल्कुल मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो वही कहता है कि आपतित अपवर्तित किरण को अपने विपरीत दिशाओं में ले जाइए। विपरीत दिशाओं पर ले जा करके देखिएगा तो एक दूसरे के किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरे का जो प्रतिबिंब है काटती हुई प्रतीत होती है, काटते नहीं, काटती हुई प्रतीत केवल होती है, कहता प्रतीत होती है, और उस बिंदु पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनती है? काटते हुए, जहां काटते हुए प्रतीत होती है उसी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। उसी बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और यही जो प्रतिबिंब बनता है यही कारण है कि छड़ हो या पेंसिल हो हमें मुड़ी हुई या छोटी दिखाई देती है। क्लियर? चलिए, और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं बिल्कुल ये सीधा रखा हुआ है। ये पात्र में, ये जो पात्र आपका दिखाई दे रहा होगा, तो इस पात्र में क्या रखा हुआ है? ये सीधा पेंसिल रखा हुआ है और इधर से देखने पर बिल्कुल टेढ़ा एकदम मुड़ा हुआ पेंसिल दिख रहा है। ये आपका पिक्चर का हो गया कंप्लीटली। अब ऐसा आप जाकर के घर पे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहता कि प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख गुण बताइए। प्रकाश के अपवर्तन जब होता है तो उसमें कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं? ये दिखाई देता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है पानी में डूबी हुई कोई भी पेंसिल हो या छड़ी, पेंसिल हो या छड़ी, डंटा, उसको डालिएगा तो मुड़ी हुई या छोटी दिखाई देती है। मुड़ी हुई या छोटी दिखाई देती है। आया कहता कि अक्षरों को ऊपर अगर रखिएगा तो अक्षर के ऊपर आप रख दीजिए कोई भी सिक्का हो, कोई भी टुकड़ा हो कांच का, उसको रख दीजिए। कांच का टुकड़ा रख करके देखने पर उसका भाग जो होता है बिल्कुल उठा हुआ ऊपर दिखाई देता है, लग रहा है उठा हुआ है ना। ये कांच के सतह ऊपरी सतह को दर्शाने लगता है, तो कहता उठा हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देने लगता है।
और यही वजह है कि मछुआरे जो मछली मारने वाले होते हैं वो मछली को मारने में उसको बहुत कठिनाई होती है। मछली में आप नदी में देखते हैं साफ में, और मछली जो तैर रहा होता है वो ऊपर से देखने पर लगता है कि मछली क्या है, वो हो सकता है कि 2 फीट पे 4 फीट पे एक गहरा 2 मीटर 4 मीटर गहरा पानी में हो, और जैसे उसमें हिलता है तो डूब जाता है, गुप्त से अंदर चल जाता है, क्योंकि ऊंचाई उस पर ज्यादा होता है और वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो ऊपर दिखाई देता है, प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है, असली में रियल में वो होता नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अपवर्तनांक के बारे में अगर बात करें तो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपको बताए थे कि किसी दो माध्यम में प्रकाश के चाल जो होते हैं, दो माध्यम में प्रकाश के चाल, उसके अपवर्तनांक, उसके बटा में उसके अनुपात को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं, या आसनेल के नियम भी हम कहते हैं। कहता है कि किन्हीं दो माध्यम में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है, उस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की जया यानी साइन आई बटा साइन आर, और इसी को एक नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक नियतांक कहेंगे, एक म्यू द्वारा सूचित करते हैं, एक नियतांक। और ये एक नियतांक होता है, यही आपका क्या होता है? अपवर्तनांक होते हैं। हर एक वस्तु का नियतांक अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, और निर्भर किस पे करता है? तो ये बिल्कुल याद रखिए, कहता है कि अपवर्तनांक को म्यू या भी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि दो माध्यम में हवा और कांच हो तो अपवर्तनांक, कहता है कि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं तो हवा में आपतन कोण की जया और कांच में आपतन कोण की जया के दोनों के अपवर्तनांक अगर लिखे तो साइन आई बटा साइन आर होता है, बराबर आप कह सकते हैं ए म्यू जी या यू म्यू ए जी। यानी दोनों का अगर बात करें तो दोनों के क्या नहीं होते हैं? दोनों के कोई मात्रक नहीं होते, क्योंकि दोनों सेम ही राशि के होते हैं, इसलिए कट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। अगली बात देखिए, कहता है कि चूंकि दोनों के माध्यमों समान होते हैं, दोनों का माध्यम समान होते हैं, माध्यम का जो समान राशियों के होते हैं, इसीलिए अनुपात होते ही नहीं है। अनुपात होते हैं तो वो क्या होते हैं? आपस में कट जाते हैं, इसीलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं, समझिएगा, कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक कभी भी आयतन पर निर्भर नहीं करता। अपवर्तनांक है किसी चीज का आयतन पर निर्भर नहीं करता। अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है? अपवर्तनांक पदार्थ के प्रकृति पर, उसके गुण पर, प्रकृति के प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न पदार्थ, जो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग पदार्थों के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक क्या होता है? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए कुछ वस्तुओं को देख लीजिए अपवर्तनांक क्या है, देखेंगे तो पदार्थ का नाम है, और ये पदार्थ हो गया और ये आपका अपवर्तनांक हो गया, पदार्थ हो गया और अपवर्तनांक हो गया। हवा का अपवर्तनांक 1.000003 होता है। बर्फ का अगर बात किया जाए तो 1.31 होता है, और पानी की बात किया जाता है 1.33 होते हैं, यानी कि इससे थोड़ा बहुत के फर्क है, बर्फ और पानी में ज्यादा का फर्क नहीं है। अगर अल्कोहल की बात किया जाए, जिसको हम लोग शराब दारू कहते हैं, ये शराब की अगर बात किया जाए तो इसका 1.36 होता है। केरोसिन तेल, जिसे मिट्टी के तेल भी कहते हैं हम लोग, केरोसिन तेल को, तो 1.44 होता है। बेंजीन की बात करें तो 1.5 होता है, और ब्राउन कांच की अगर करें तो 1.52, और फिल्टन कांच की करें तो 1.65, है ना। और इसी तरह से हम लोग अगर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1.63, हीरा की बात करें तो हीरा के 4.242, हीरा के, जो आपको बताते चले अगर बहुत अच्छे से अगर जानने का प्रयास करें तो हीरा का अपवर्तनांक दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, और हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। अब किसी किसी के दिमाग बड़ा तेज दौड़ता होगा, और दौड़ते ही एकदम दिमाग में एकदम लड़ा दिए होंगे, सर जी आप हवा के बोले कि 1.003 होता है, 1.0003 होता है, और ये हवा ही तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ी होता है कोई धातु या तत्व वगैरह या कोई यौगिक पदार्थ थोड़ी होता है, ये भी क्या होता है? हवा है ना। तो ये भी जो हवा है तो इसका क्यों इतना कम है, इतना क्यों ज्यादा है? ये 1.1 के बराबर है, और ये लगभग 1.5 के आसपास के बराबर है, 1.5 से ज्यादा हो जाता है, इसका क्यों ज्यादा हो गया?
बाबू ये धुआं है, ये गहरा होता है। आप इधर से देखिए उधर आपको नहीं दिखेगा, और हवा में आप इधर से देखिए बिल्कुल सभी जगह दिख रहा होगा। और ये धुआं होता है, ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक या व्हाइट कलर के आपको दिख रहा होगा, धुंधला कलर का होता है। इस तरफ से उस तरफ देखिए ना, धुंधला दिखाई देगा, इसीलिए इसका इतना होता है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है? हीरा का होता है, 2.42 होता है, बाकी सबका कम है। आप तारपीन का तेल देखिए, कनाडा का बालसम देखिए, ये खनिज साल्ट देखिए, रूबी देखिए, या नीलम पत्थर देखिए, कोई भी चीज के देख लीजिए, कम है। हीरा का सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे और देखिए, सुनिए क्या कहता है। कहता है कि हवा का अपवर्तनांक सबसे कम, जो कितना होता है? 1.0003। और अगर हीरा की बात करें तो सबसे अधिक होता है, जो 2.42 होता है। ये सबसे कम और से सबसे ज्यादा। अगली बात समझिएगा, लेंस। यहां से हमारा असली ओरिजिनल चीज शुरू हुआ, लेंस, जो हमें लेंस ही पढ़ना था। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे दर्पण के बारे में, दर्पण दो प्रकार के, अवतल उत्तल, वैसे ही लेंस पढ़ेंगे। लेंस दो पारदर्शी सतह के, पारदर्शी सतह होना चाहिए, जो लेकिन दो सतह होना चाहिए। कोई पारदर्शी हो लेकिन सतह उसका दो होना चाहिए, दो से ज्यादा होगा प्रिज्म की तरह दूसरे दुनिया में चले जाएंगे। दो सतह यहाँ होगा, कितनी सतह? पारदर्शी सतह में दो सतह। कहता है दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को क्या कहेंगे? लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। लेंस जो मुख्यतः दो प्रकार के, एगो उत्तल है, एगो अवतल। इसका परिभाषा अगर उस वाले में याद होगा तो इस वाले में याद करने की जरूरत ना है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहेंगे? जिसके दोनों सतह उठल रहे, उत्तल रहेगा, और धंसल रहे, अवतल रहेगा। बस इतना ही याद रखना है, उठल उत्तल, उठल उत्तल, बस इतना याद रखिए। जिसके बीच वाला सतह उठल रहे, उत्तल रहेगा, धंसल रहेगा, अवतल रहेगा, बाकी आपका खत्म। समझिए कैसे है। ये आपका हो गया बाबू। ये भी दो ही कांच होते हैं, दो ही गोला का, ये इस तरह से भाग होते हैं, और इस तरह से जो भाग से जो निकलता है, इससे हम लोग उत्तल बोलते हैं, उत्तल बोलेंगे। और ये वाला भाग से अगर इधर से काट दो, इधर से काट दो, अगर किसी सतह को, तो ये जब निकलता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं, अवतल। अवतल में दोनों बीच में वाला सतह दोनों तरफ से धंसल रहेगा। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से धंसा रहेगा, बीच वाला सतह धंसा रहेगा, और बीच वाला सतह उठा रहेगा, उत्तल, और बीच वाला सतह धंसा रहेगा, अवतल। बस इतना ही याद रखना है। बीच वाला सतह धंसल, अवतल, उठल, उत्तल, बस इतना याद रखना है। समझिएगा कैसे। कहता है कि उत्तल लेंस, कौन से लेंस? उत्तल लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस किसे कहेंगे? वैसा लेंस जिसके बीच की सतह मोटी हो, उठल हो, किनारे की सतह पतली हो, छोटा हो, पतली हो। किनारे वाला सतह, किनारे वाला सतह पतला, बीच वाला मोटा, उठा हुआ रहे, उत्तल लेंस कहलाता है। बस ये आपका पिक्चर हो गया। अवतल लेंस की बात करें तो वैसा लेंस जिसकी बीच की सतह जो हो पतली हो, बीच वाला भाग पतली और किनारे वाला भाग मोटी होती है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और इसके परिभाषा बस इतना बात में आप एक ही लाइन में याद कर सकते हैं, वैसा लेंस जिसके बीच का सतह उठल रहे, उत्तल रहे, धंसल रहे, अवतल रहे। बस इतना ही याद करना है। किनारे वाला सतह कहाँ जा गया वो छोड़ दीजिए, बीच वाला सतह खाली याद रखिए। सुनिएगा, तो ये देखेंगे अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल उत्तल लेंस को अभिसारी, और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। अभिसारी, अपसारी, उत्तल अभिसारी, अवतल अपसारी, अवतल अपसारी, उत्तल अभिसारी। बस आगे देखेंगे प्रकार इसके बारे में जानिए। उत्तल लेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उत्तल लेंस 3 प्रकार के। पहले उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। पहली बात सुनिए, वैसा लेंस, वैसा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जा रहे हैं ना, उत्तल लेंस, वैसे उत्तल लेंस जिसका दोनों सतह उठल तो उभयोत्तल, एक समतल एक उत्तल तो समतलोत्तल, एक अवतल दूसरा उत्तल तो उसको बोलेंगे अवतलोत्तल। क्या बोलेंगे? अवतलोत्तल। बस नॉर्मल है। पहले आगे देखिए, उत्तल तो दोनों, ये उत्तल है, और पीछे समझिए कि उत्तले लिखा हुआ है, पीछे भी देखो तो आधा तल तल तल, ठीक है, तो ओतल, ओतल, ओतल मतलब ओतल, ओतल,
है ना। सबसे पीछे देखिए ओतल लगा हुआ है, ओतल, ओतल मतलब उत्तल लगा हुआ है पीछे। अब वो आगे से भी देखिए, सबसे पहले देखिए तो पीछे क्या लगा है, उत्तल, है ना। ओतल मतलब ऐसे ओतल, 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 और फिर लिखा हुआ है ओतल, ओतल। आगे देखिए उ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उत्तल है। उ लिखा हुआ है, स लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ अ लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ, अवतल लिखा हुआ है ना। अवतल, समतल, दिख रहा होगा। ये उभ ये उभय, आई लिखा हुआ है समत, और यहाँ लिख रहा होगा अवत, अवतल या अवतल तल। इस तरह से जोड़िए नहीं सबके, ऐसे ही बन जाएगा। वैसा सतह, वैसा सतह, या कह सकते हैं कि वैसा उत्तल लेंस, वैसे उत्तल लेंस जिसका इधर सतह भी उत्तल और ये भी उत्तल, दोनों सतह उत्तल हो, उभयोतल। एक समतल हो एक उत्तल हो, समतलोतल, आ एक अवतल हो एक उत्तल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अवतलोतल बोलेंगे। क्लियर। परिभाषा जानिए, कहता उभयोतल वैसा लेंस जिसका दोनों के दोनों सतह, दोनों का दोनों, एक नहीं, एनहू से उत्तल एनहू से उत्तल, दोनों तरफ से उत्तल हो, तो उसे हम उत्तल लेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे, उभयोतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयोतल लेंस। क्लियर। समझ गए जिस दिन, भले देर थोड़ा लगेगा बाबू, समझ गए 7 जन्म में नहीं भूलोगे। समझ में नहीं आएगा, 1 जन्म की बात छोड़िए, 1 मिनट में देखते देखते भूलते जाओगे। टाइम में तो देखो कि सर जी लेट करते रहते हैं, टाइम लगाते हैं, टाइम नहीं देखना है, बस ये देखो कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोड़ के जाना नहीं है, नहीं आ रहा तुरंत छोड़ के हट जाओ, बस इतना याद रखना। क्या कहता है, उभयोतल वैसा लेंस जिसका दोनों के दोनों सतह उत्तल हो, उसे उभयोतल लेंस कहेंगे। और जिसके एक सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो, समतलोतल कहलाता है। एक सतह समतल यानी बराबर हो, दूसरा सतह उठा हुआ उत्तल हो, उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल हो, तो उसे क्या कहेंगे, समतलोतल लेंस कहेंगे। क्लियर। अगली बात समझिए, अवतलोतल, अवतलोतल, अवत मतलब एक सतह अवतल और दूसरा सतह उत्तल, एक सतह अवतल और दूसरा सतह उठल, ये धंसा हुआ ये उठा हुआ, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतलोतल, अवतल उत्तल, अवतलोतल, बस इतने याद रखिए। क्लियर। अगली बात अगर समझ में आ रहा हो तो ये देखिएंगे अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के, जैसे उत्तल लेंस 3 प्रकार, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। कौन, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जी ये भी तो उसी के जैसा है, ये भी समझेंगे, आगे उ है और पीछे आवतल है। देखिए यहाँ पर आ की तरह है, या मतलब आ है ना। अवतल, अवतल देखिए पीछे वाला में उत्तल था, यहाँ अवतल है, सब में अवतल की तरह है, अवतल। और जिसमें पीछे अवतल है, समझिए कि अवतल का वो उदाहरण है, या अवतल का ये क्या है, प्रकार है। तो आगे देखिए उ स एगो उ लिखा हुआ, फिर देखिएगा उ, है ना, उभयावतल, ध्यान से समझिएगा। वैसे अवतल, वैसा अवतल, वैसा अवतल लेंस जिसका एक दोनों के दोनों क्या हो, उभयावतल, है ना, दोनों के दोनों अवतल हो, ये भी अवतल और ये भी अवतल, जिसके दोनों के दोनों किनारा है अवतल है, उसको क्या बोलेंगे, उभयावतल। समतलावतल, एक समतल और दूसरा अवतल हो, उसे समतलावतल। और दूसरा बात करें तो एक उत्तल और दूसरा अवतल, है ना। तो इस तरह से समझ आएंगे। अब परिभाषा देखेंगे, उभयावतल वैसा लेंस जिसका दोनों का दोनों तल अवतल हो, दोनों का दोनों तल अवतल हो, उसे उभयावतल। अगली बात समझेंगे, समतलावतल जिसका दोनों के दोनों तल नहीं, हमें क्या देखना है, एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो, उसे समतलावतल। एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समतलावतल। और अगली बात अगर समझे हम लोग, उत्तलावतल, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, वैसे लेंस जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो, उसे उत्तलावतल। अब यहाँ पर कोई के दिमाग में आएगा सर जी ये वाला तो बिल्कुल सही है, पिक्चर गलती है।
पिक्चर को मानो गलती काटो। क्यों? क्योंकि इसके बीच वाला भाग मोटा होना चाहिए था और किनारे वाला भाग क्या होना चाहिए था? पतला होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पतला होना चाहिए। बिल्कुल याद रखिएगा, इस तरह से पतला होना चाहिए था, है ना। किनारे वाला भाग मोटा और बीच वाला भाग पतला होता है तो उसको अवतल बोलते हैं। ये आपका गलती हो गया। किनारे वाला भाग पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, और बीच वाला भाग पतला होना चाहिए, उसको बोलते हैं अवतल लेंस। ना कि इसको बीच वाला मोटा रहे या किनारे वाला पतला रहे, इसको नहीं बोलेंगे। बाकी ये सही है और ये भी आपका सही है। यहाँ देखेंगे तो इसके पिक्चर अगर देखा जाए, ये पिक्चर बिल्कुल सही है, जैसे उसको उलट करके इस तरफ कर दिया है, ये सही है। साथ में ये भी सही है और ये भी बिल्कुल अच्छे से सही है ना। तो इस तरह से हमारा जो होता है, ये तीनों के तीनों की अगर बात करें तो बिल्कुल सही एकदम कंप्लीट होता है। और दोनों अवतल और उत्तल लेंस दोनों के दोनों साथ में प्रकार के साथ एकदम क्लियर हमने आज कर चुका है। और अगला जब हम लोग देखेंगे तो उस लेंस के भाग लेने वाले प्रमुख तथ्य के बारे में जानेंगे, ये अगले एपिसोड में, अगला एपिसोड में मिलेंगे फिर। और अगले एपिसोड में इसी तरह से पूरे जोश के साथ, जोश में हम आएंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो होगा, कोशिश करेंगे पूरा एक्सरसाइज थ्योरी का खत्म। और फिर अगला एपिसोड आएगा जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, धीरे धीरे करके। आराम आराम से पढ़िए, जो समझ में आए और सातों जन्म में भूल ना पाए। याद है ना? बस वही। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।